आज के शो में नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर उठते सवालात, हकायक क्या? मालम जब्बा बिलियन ट्री सुनामी, बैंक ऑफ खैबर, एहतसाब कमीशन केसेस बेशरफ क्या? अहम केसेस की तफ्तीश में सुस्त रवि का तासुर, हकायक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पोलियो कतरे बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये आपके मुस्तकबिल के यानी आपके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इससे डरना हरगिज़ नहीं है। आपको इस वक्त कोई खौफ है, कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन है, तो हम भी इस प्रोग्राम के जरिए आपको मेडिकली भी बताएंगे कि कितनी इस वक्त अहमियत है इन कतरों की और क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान में हर एक फर्द के लिए कि वो अपने बच्चे को इस कतरे से, इस वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा बने और ये कतरे पिलाए। इस मुहिम का आगाज हो चुका है। एक पैकेज आपको दिखाते हैं पोलियो कतरों के हवाले से, उमूमी जो तासुर लोगों के जहनों में है उस हवाले से मेडिकली भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये पैकेज दिखाते हैं, फिर प्रोग्राम में बाकायदा अपने से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेट्स सी दिस फर्स्ट। पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग में फतह कितनी दूर है? जिंदगी भर की माजूरी से बचाने वाली पोलियो वैक्सीन के बारे में कुछ पाकिस्तानी आवाम में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, जो कि एक गलत तासुर है और वालिदैन को भी गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जब मंजिल करीब हो तो गलती की गुंजाइश नहीं। कतरे पिलाए जाने से इनकार जितना ज्यादा होगा, पोलियो टीमों के लिए खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। मगर हेल्थ वर्कर्स और वालिदैन को ये वाज़े तौर पर समझना है कि कतरे पिलाए जाने भी अहम है। हमें वालिदैन को ये समझाना होगा कि पोलियो बच्चों को मुतासिर करने वाली ऐसी खतरनाक बीमारी है जो एसाबी निजाम पर हमलावर होती है और जिस्मानी तौर पर मफलूज कर देती है। अगर ये फेफड़ों को मफलूज कर दे तो चंद ही घंटों में मौत वाक़ई हो सकती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, सिर्फ 2 कतरे हर बार। हुकूमत पाकिस्तान भी इस अहम मसले पर अपनी कोशिशों और काविशों में मसरूफ अमल है। पोलियो से घबराएं नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। कितना खतरनाक ये मर्ज है, कितना खतरनाक हो सकता है। और अभी भी रिसेंटली जब पंजाब में एक बच्चा ऐसे हलाक हुआ और मुसलसल ये मर्ज बढ़ता जा रहा है, आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान इसको शिकस्त देने में अब तक कामयाब नहीं हो सका है। डॉक्टर खालिद शफी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अहमद साहब भी, जो कि एक मारूफ गुलकार भी हैं, पाकिस्तान में मारूफ नाम भी हैं, लेकिन गुडविल एम्बेसडर हैं, पोलियो के सफीर हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपसे पूछूंगा, डर खौफ तो है लोगों को, ये क्यों है? और दूसरी बात, कितना जरूरी है, कितना अहमियत है इसकी? नहीं पिलाया तो नुकसान कितना, ये बताएं जरा मेडिकली। जनाब वालेकुम सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने जोशो जज्बे से अब मीडिया जो है इस चीज को एडवोकेट कर रहा है, तो इंशाल्लाह हम पोलियो को खात्मे के करीब पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह इसको खत्म भी कर लेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि तमाम बच्चे जिनकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल तक की है, अगर वो जो पोलियो के जो राउंड्स होते हैं, चंद राउंड्स में हर आदमी अपने बच्चे को अगर पोलियो के कतरे पिला देगा तो पोलियो का खात्मा हो जाएगा। ये चंद राउंड्स में हो जाएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि कुछ लोग हैं जो किसी भी राउंड में बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। ना सिर्फ वो पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, बल्कि दीगर हिफाजती टीके हैं वो भी नहीं लगवाते। तो मैं बहुत वाजे कर दूं कि जो भी बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है, हुकूमत में हमारी हजारों खराबियां हैं, लेकिन बच्चों की सेहत के मामले में तमाम हुकूमतों ने और इस हुकूमत ने भी तमाम कोशिशें जो है की हैं कि तमाम वसाइल मुहैया किया जाए। तो जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए हुकूमत की तरफ से टीकों का बेहतरीन इंतजाम है, जिसमें 4 दफा पोलियो के डोज पिलाए जाते हैं और दीगर 10 बीमारियों के टीके भी साथ लगते हैं। इसके साथ ये जो पोलियो के कतरे हैं ये भी जरूरी है कि सिर्फ वो जो हिफाजती टीके हैं उनसे पोलियो को जो है ना मुकम्मल कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये मुहिम चलाई जाती है बार बार। तो इसको बहुत आसान चीज है, सिर्फ 2 कतरे पोलियो के पिलाने। जब भी टीमें आपके घर पे ऊपर आए, आप उनको जो है ना खुश दिली से उनका इस्तेकबाल करें, उनको बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएं। अब जो कोरोना के जमाने में अब जो टीमें आ रही हैं, क्योंकि 6 महीने मुहिम रुकी रही थी, अब मुहिम चली है, ये दूसरी मुहिम है। पहली मुहिम टारगेटेड थी, छोटे लेवल की थी, उससे बड़ी लेवल की मुहिम है। इस मुहिम में पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं और 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चे को विटामिन ए के कैप्सूल भी दिए जा रहे हैं। तो जब भी आपके घर पे टीम आएगी, आपने उनको पोलियो के कतरे पिलाने हैं। हर आदमी अगर इन 5 दिनों में पोलियो के कतरे पिलाए, और ये अमल हम अगले 2-3 राउंड्स में हम दोहरा देंगे, तो पोलियो तो अभी इसी साल में भी खत्म हो सकता है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलमान अहमद साहब, आपको लगता है हम इस जंग में एक हो जाएंगे और शिकस्त देंगे इंशाल्लाह पोलियो को? सलमान अहमद साहब, कितने पुरुमीद आप हैं? जी शुक्रिया आपका। आपकी जो ओपनिंग रिपोर्ट और जो डॉक्टर साहब ने भी बात की,
मैं उसको ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को कि देखें, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें देखें दुनिया की तारीख में जो एक बीमारी है ना जो बिल्कुल जिसका खात्मा हो गया वो स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, पाकिस्तान ने इंडिया से पहले स्मॉल पॉक्स का खात्मा किया था। आप इस वक्त देखें कि कोविड-19 में बड़े सगीर में पाकिस्तान ने जो कर्व है बिल्कुल फ्लैटन कर दिया है। तो अगर वो मुल्क जो जिसने स्मॉल पॉक्स का खात्मा कर दिया, कोविड जैसी वबा का फ्लैटन कर दी कर्व, तो वो पोलियो क्यों नहीं रोक सकता? तो मैं 2-3 चीजें कह रहा हूँ हमारी आवाम के लिए कि देखें, ये वही 2 कतरे हैं जो अपने बच्चों को देते हैं जो 57 इस्लामी ममालिक में लोग दे चुके हैं, और उन्होंने पोलियो का खात्मा अपने वो जो 57 इस्लामी ममालिक है जिसके अंदर सऊदी अरब, जब हम उम्रा या हज पे जाएं तो वही 2 कतरे हैं जो हम अपने बच्चों को यहाँ पाकिस्तान में दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान रह गए हैं पीछे? तो ये आखिरी मरला है, आखिरी जिस तरह एक दौड़ होती है उसका आखिरी लैप है, आखिरी राउंड है। जो माँ बाप हैं, जो असतज़ा हैं, जो आप मीडिया में इसको बात को उभार रहे हैं, हम 8 केसेस तक पहुंच गए थे 2018 में, 8 केसेस तक। तो ये जो लापरवाही की वजह से बढ़ गए हैं, खुदारा ये थोड़ी सी मेहनत करें। 6 महीने की, बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि हम इसको 6 महीने के अंदर 0 पे ला सकते हैं, पोलियो 0 पे ला सकते हैं, लेकिन बगैर अवाम के ताउन के ये नहीं होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि ये कोऑर्डिनेशन जो है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं वो भी दोनों मिल के अगर बैठ जाए तो एक दफा इसको दुनिया से हम पोलियो का खात्मा कर सकते हैं इंशाल्लाह। सलमान अहमद साहब और डॉक्टर साहब, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इंशाल्लाह शिकस्त देंगे, हम एक होंगे, एक होके लड़ेंगे इस बीमारी के खिलाफ। और ये सिर्फ 2 कतरे तो हैं इस पर, और ना पिलाएंगे तो नुकसान कितना ये आप जानते हैं। इस ब्रेक के बाद एक अहम करप्शन केस, कुछ अहम स्कैंडल्स खैर पख्तूनख्वा के हवाले से, पेशरफ्त क्या है नैब की, आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, खैर पख्तूनख्वा में नैब की कारकर्दगी कैसी है और क्या सवालात उठते हैं? बार बार तासुर यह दिया जाता है कि बहुत से अहम केसेस सुस्रवी का शिकार हैं, पेशरफ्त नहीं है। बहुत सालों से जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, आया उनके ऊपर नैब की दिलचस्पी नहीं है, अगर है तो वो केसेस उस तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे जितना दूसरे सूबों में बढ़ रहे हैं। ये तासुर कितना दुरुस्त है, कितना हकाइक पर मबनी है, या कितना हकाइक के बरक्स है? प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। कल भी हमने देखा कि नोटिस इशू हुए। ये नोटिस पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी, बैंक ऑफ खैबर, एहतसाब कमीशन स्कैंडल्स पर नैब को इसकी सूरत पे पेशावर हाईकोर्ट ने जारी किया। एक पिटिशन दायर हुई। इस दायर रिट पिटिशन पर चेयरमैन नैब और डीजी नैब खैर पख्तूनख्वा से भी जवाब तलब कर लिया गया, और मुबैना करप्शन और बेकायदगियों, ये जो प्ली ली गई, वो कहा गया कि मुबैना करप्शन और बेकायदगियों के केसेस में नैब कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर आदिल जरीफ ने यह कहा। कई सालों से ये केसेस सरखाने की नजर हो चुके हैं, यानी जो 4 केसेस मैंने गिनवाए, मालम जब्बा, बिलियन ट्री, बैंक ऑफ खैबर और एहतसाब कमीशन, ये कहा गया जी सरखाने की नजर हो चुके हैं। नैब इन केसेस पर कार्रवाई ना करके खुद नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी कर रहा है। दरख्वास्त गुजारों के वकील अली गौहर दुरानी ने मजीद दलाइल भी दिए और कहा कि नैब सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ सरगर्म है। हुक्मरान जमात को फायदा पहुंचाने और उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर ना करने पर नैब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त गुजार ने यह मौकिफ भी इख्तियार किया। चेयरमैन नैब मालम जब्बा और बीआरटी के हवाले से रेफरेंसेस पर एक बयान जब उनका आया था, जब उन्होंने कहा था कि रेफरेंसेस तो दोनों तैयार हैं, स्टे का कुछ उन्होंने कहा था मसला है, मालम जब्बा पे कोई स्टे नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली कुछ माह कबल, आपको जरा सुनवाते हैं। लेट्स हियर दिस। नैब कर क्या रहा है? नैब तो बीआरटी में एक्शन नहीं ले रहा। नैब कर क्या रहा है? वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई मसलहत पसंदी सामने आए और नैब ये सोचे कि नहीं जी, चूँकि उस साइड पे अरबाब इख्तियार हैं तो ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। ऐसी एहतियात नहीं है। एहतियात सिर्फ उस वक्त की गई है, वो भी किसी हद तक,
जब महसूस हुआ है कि इसमें मुल्क का इंटरेस्ट है। तो चेयरमैन नैब की तरफ से तो वाज़ेह कहा गया था जी रेफरेंस तैयार है, मौजूदा पेशरफ्त क्या है वो आपके सामने रखें। इससे कबल इस इंक्वायरी रिपोर्ट को भी जरा पढ़ लेते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर कहा गया जी कि जो मालम जब्बा के हवाले से थी कि इट वाज रिवील्ड दैट नो फीजिबिलिटी स्टडी और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाज कंडक्टेड बिफोर लीजिंग आउट द प्रोजेक्ट टू अ प्राइवेट पार्टी। देयर वाज नो टेक्निकल, फाइनेंशियल and pre-qualification criterion for assessment, nor was the mode of bidding process defined. During inquiry investigation, it established that the award of lease project was from the way of beginning initiated malafidely. ये इंक्वायरी रिपोर्ट थी जिसमें सब चीजें की गई और ये कहा गया कि ड्यूरिंग इंक्वायरी इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट एमएस सैमसन ग्रुप ऑफ कंपनीज हैज नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ होटल एंड एज रिक्वायर्ड अंडर द टीओआर's and advertisement. The last date of submission of proposals was 31 March 2018. The same was extended to 10 April 2018. It is worth mentioning here that the lessee, that is MS Sampson Group of Companies, submitted its proposal in the extended period. ये extension जो दी गई इस पर भी सवाल उठाए गए थे इस इंक्वायरी रिपोर्ट में। ये मालम जब्बा का केस है, लेकिन इससे पहले कि हम आपको आगे बढ़ाएं और पैनल की तरफ जाएं अपने और ये अहम तरीन सवाल उनके सामने रखें, क्या वाकई में नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी सुस्त रवि का शिकार है? ये पॉलिटिकल इस पर अलाइनमेंट है, क्या है? आज हमने नैब खैबर पख्तूनख्वा से मौक़िफ़ लिया और ज़राए के ज़रिए उनसे पूछा कि आखिर नैब खैबर पख्तूनख्वा इन इंपॉर्टेंट केसेस पर क्या कर रहा है, आखिर क्यों चुप बैठा हुआ है। तो नैब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हमें यह मौक़िफ़ मौसूल हुआ। हमें बताया गया कि मालम जब्बा केस में रेफरेंस तैयार है और मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में इसकी मंजूरी मुतवक्के है। जब हमने बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से सवाल पूछा तो हमें बताया गया कि इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होकर तफ्तीशी रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है नैब हेडक्वार्टर्स को और मजीद पेशरफ्त इसके बाद मुतवक्के है, यानी ये इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे इसके बाद जा सकता है। बैंक ऑफ खैबर केस के बारे में जब हमने पूछा तो हमें बताया गया कि नैब ऑर्डिनेंस की जद में ये केस आ गया था, 3 माह इस वजह से रुका। उसके बाद हमने दोबारा तहकीकात के लिए री इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम सरगर्म हैं और इस पर री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। ये नैब खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ है। तो बजाय लगा कि मामला इस्लामाबाद में रुके हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से तो क्लियर है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब साबिक डायरेक्टर नैब हमारे साथ हैं, इमरान शफीक साहब साबिक प्रोसिक्यूटर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हैं, आरिफ चौधरी साहब एडवोकेट इस्लामाबाद में साथ मौजूद होंगे। इमरान शफीक साहब, ये तासुर ठीक है फिर क्या कि या तो नैब खैबर पख्तूनख्वा तो हमें कह रहा है कि हमने केसेस आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं, इस्लामाबाद में मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, इस्लामाबाद नहीं आगे बढ़ा रहा, जब चेयरमैन नैब इतने माह कबल कह चुके थे रेफरेंसेस तैयार है मालम जब्बा के, तो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, क्यों नहीं अप्रूव हो रहे आगे रेफरेंसेस? शफीक साहब देखें सिफान साहब, ये तो सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये कह चुकी है कि नैब के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि वो सिर्फ वन साइडेड प्रोसिक्यूशन कर रहा है, उसके बहाव जो है वो एक ही तरफ है और कमजोर तरफ जो है वो उसका डंडा ज्यादा चल रहा है और जो ईवानों में मजबूत और इक्तदार पर बराजमान लोग हैं। इमरान शफीक साहब की आवाज इस वक्त जी चलिए जब तक राब्ता बहाल होता है। फारूक हमीद साहब आप साथ हैं हमारे? फारूक हमीद साहब आप तक आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी। फारूक हमीद साहब फरमाए, क्योंकि ये जो इमरान शफीक साहब कह रहे थे तासुर आम है, नैब खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं केसेस आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं, मालम जब्बा रेफरेंस है, कहते हैं अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगा और ये हम काफी टाइम से सुनने अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगा, कब आएगा ये हफ्ता? फारूक हमीद साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें यही वजह है कि नैब इतना मामला प्रोलॉन्ग कर देती है कि फिर लोगों को शक व शुबूह पैदा होने शुरू हो जाते हैं और फिर जो आला अदालतें हैं फिर उनके भी फिर जाहिर बात है एडवर्स और नेगेटिव रिमार्क्स आते हैं नैब के खिलाफ। और ये बात सही है कि इतना अरसा केसेस ड्रैग कर रहे हैं, ये BRT का हो गया, मालम जब्बा हो गया, 100 बिलियन ट्री सुनामी वाला प्रोजेक्ट है, बैंक ऑफ खैबर है। पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर को तो वो बुला लेते हैं नैब वाले, लेकिन आप मुझे बताएं नैब KP है, मेरा ख्याल वही इस केस को डील कर रहे हैं। ये जो जाहिर बात है KP के जो केसेस हैं, जो करप्शन मेगा स्कैम जो भी मामलात हैं, तो अभी तक तो कोई खबर नहीं है। अभी तो हमने ये भी नहीं सुना कि किन किन लोगों को बुलाया गया है, कौन अक्यूज्ड हैं, चाहे वो MP हैं, MNA हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं या उनमें से कोई ऐसे लोग जो क्या फेडरल मिनिस्टर हैं। तो लिहाजा देखें ये फिर बात ट्रांसपेरेंसी के मामलात हैं, उसमें फिर लोगों को डाउट तो क्रिएट होगा। और अभी तक मैं समझता हूँ अगर पंजाब में सिटिंग वज़रा जो है वो अरेस्ट किए थे नैब ने, तो मुझे ये बताएं KP में क्यों नहीं हो रहा? KP का नैब जो है क्या उनको कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दे रहा है? KP के जो गवर्नमेंट के लोग हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर,
पॉलिटिशियन। मेरा ख्याल है कि ये गलत बात है। आपको बिल्कुल, अगर हम कहते हैं बुनियादी असूल अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, तो फिर नैब केपी जो है उनको खुल के सामने आना चाहिए, लोग अरेस्ट भी होनी चाहिए, मीडिया में खबरें भी आनी चाहिए, रेफरेंसेस दायर होने चाहिए, ताकि पता लगे कि केपी के अंदर मामला जो है वो चल रहे। अब देखें ना, ये कितनी अफसोस की बात है कि किसी शख्स को पिटीशन देनी पड़ गई नैब में, अपना हाई कोर्ट में, कि जनाब नैब इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि चेयरमैन नैब जो है वो कह चुके हैं कि हम बिल्कुल को फाइनलाइज कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज सामने नहीं आ रही है। तो मेरा ख्याल है ये नैब की सुस्ती है, और यही चीज फिर नैब के गिर्द होल्ड होती है, और फिर अपोजिशन फिर सही बात करती है कि जनाब देखें जी, हमें तो ये बड़ा टारगेट करते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन पीटीआई के जो अपने लोग हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनकी कोई उनकी तरफ ये नैब जो है वो दिखता नहीं है। तो फिर ये बात देखें ना, फिर जो हम चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि कोई बैलेंसिंग एक्ट हो कि ऑपोजिशन के अगर लोग पकड़े गए तो बैलेंसिंग के तौर पे लोग नहीं, जेन्युइन मेरिट। अच्छा, इस बारे में चेयरमैन नैब ने जब इंक्वायरी, ये जो बायसनेस की कॉल है, इस पे बायसेस पे आरिफ चौधरी साहब आपकी भी हम कमेंट शामिल करते हैं, लेकिन चेयरमैन नैब ने खुद क्या कहा था, अगर हम वो सुना दें भी इस वक्त के चेयरमैन नैब ने इससे पहले इन केसेस के मुतालिक जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं कि बायसनेस हैं, क्लैरिफाई किया था नैब की पॉलिसी क्या है। लेट्स हियर दिस कि वो क्या कहते हैं, उनका मौकिफ क्या। लेट्स हियर दिस। इस तासर की बिल्कुल नफी करता हूँ कि जी नैब खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं हो रहा या दूसरे सूबों की निस्बतन काम कम हो रहा है। हमेशा फेस को आज तक नहीं देखा, सिर्फ केस को देखा है, और केस उस वक्त उस पर पेशकदमी शुरू की है जब प्रिमा फिशाई ये तय हुआ है कि प्रिमा फिशाई केस इज मेड आउट के बाद यूँ नज़र में एक केस बन रहा है। जब एक केस बन रहा है तो उसके बाद फिर ये नहीं देखा कि ये कौन है, फिर सिर्फ ये देखा है कि ये क्या है, केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। पहले दिन भी कहा था और आज भी इस बात पे कायम हूँ कि नैब की एफिलिएशन किसी हुकूमत के साथ नहीं, कि हुकूमतें तो आती जाती हैं, लेकिन हमारी जो एफिलिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। आरिफ चौधरी साहब आपकी तरफ आएंगे। ये जो केसेस हैं तीनों, इन तीनों केसेस पे जो बीआरटी वाला केस है उस पर तो काजी के स्टे है, मालूम जब्बा वाला रेफरेंस जिसका मैंने कहा एक हफ्ता, उन्होंने अभी भी हमें एक बताया गया जराए से कि एक हफ्ता और आप रुक जाएं, एक हफ्ते बाद ईवीएम मंजूर कर देगी। बिलियन ट्री सुनामी इंक्वायरी रिपोर्ट दोबारा इस वक्त नैब हेडक्वार्टर असाल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन में शायद कन्वर्ट होगी। बैंक ऑफ खैबर केस नैब ऑर्डिनेंस की वजह से 3 माह रुक गया, अब दोबारा से वो कहते हैं कि इसको री इन्वेस्टिगेट करेंगे और इंक्वायरी के लिए वो लिखेंगे री इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो सब क्या ये वाकई में आपको लगता है हर्डल्स हैं, या ये हर्डल्स नहीं बल्कि बहाने क्या है इस बतारिश साहब? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि खुद चूंकि वो जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो नैब के चेयरमैन हैं, तो उन्हें इस बात का बखूबी इल्म है कि वर्ड्स जो हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सिर्फ अल्फाज के कह देने से कि हम फेस नहीं देखते, केस देखते हैं, और किसी के मुकाम और मर्तबे से हम मुतासर हुए बगैर केस को प्रोसीड करते हैं, इस पे लोगों का यकीन उस सूरत में आएगा जब उन्हें अमली तौर पर यह बात होती हुई नज़र आए। बात यह है कि इस सब अमल में जो नुकसान हो रहा है वो इस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को हो रहा है कि पाकिस्तान से इतना रुपया लूटा गया, हर मंसूबे में हर गवर्नमेंट ने लूटा, 100/100 के अगर पीटीआई को मौका मिला तो, और वो सूबे में हुकूमत कर रही थी, तो वहाँ भी ये ऐसी चीज़ें, ऐसी शिकायत सामने आई हैं, और बहुत बड़े बड़े मंसूबे जो है वहाँ भी मौजूद हैं। अगर ये एक ऐसा काम कर दिया जाता है, क्रॉस द बोर्ड का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, सबको नज़र आता, और मैं समझता हूँ कि इन हालात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो था वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना थी। हुकूमत जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके रेफरेंसेस दाखिल किए जाते, फैसला जो भी होता, उससे अंदाज़ा ये होना था कि ये जो बाकी लोग जो जिनके खिलाफ बड़े बड़े स्कैम है, उससे कई बड़े स्कैम है, उनकी इस बात को बिल्कुल वजन ना मिलता। और लोग कहते हैं कि देखें जनाब, नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है
और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि कोई गवर्नमेंट में है या कोई गवर्नमेंट से बाहर है। मैं बिल्कुल इस बात पे कामिल मेरा यकीन है कि ये रेफरेंसेस ज़्यादातर जो है वो दुरुस्त है। करप्शन बहुत हुई है, हर जगह करप्शन हुई है और नज़र आ रही है। अब ये BRT का मनसूबा आप जाए, आपको पता चलता है यार कमाल होगी, इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक वो पाया तकमील तो पहुंचने को क्या। आप सही कह रहे हैं, ये बड़े अहम सवाल। सर एक ब्रेक हमें लेनी है, इसके बाद हम ये आपसे पूछेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कि किस अदालत ने पेशावर हाईकोर्ट ने मुख्तलिफ औकात में जो कमेंट्स दिए नैब खैबर पख्तूनख्वा के बारे में वो भी दिखाएंगे। ऐसा क्यों है, क्यों अंडर क्रिटिसिज्म अंडर क्वेश्चन है नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी। कुछ और हकायक रखेंगे सामने, हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात, कुछ अहम हकायक जिन पे सवालात उठा रहे हैं। मालूम जब्बा केस खैबर पख्तूनख्वा नैब के पास जो सरफेस हुआ, ये केस जब सामने आया, जिसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी आपके सामने रखी है, 7 जनवरी 2018 को सरफेस हुआ। इसी तरह से बिलियन ट्री सुनामी केस पर जो इंक्वायरी चेयरमैन नैब ने ऑर्डर की थी वो 5 अप्रैल 2018 थी। 2018 की बात हम कर रहे हैं, जनवरी 2018, अप्रैल 2018 जब ये केसेस अप्रूव हुए, मंजर आम पर आए, इनकी इंक्वायरीज अप्रूव हुई। आज हम 2020 में बैठे हुए हैं। इसी तरह से जिस केस BRT की बात हो रही है, जिसके ऊपर हमने देखा था कि स्टे था और उस स्टे को भी 4 सितंबर 2018 को दिया गया। तो जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स इशू हुए थे उस पर नैब पर इल्जाम ये लगा खैबर पख्तूनख्वा पे कि इन्होंने परसू नहीं किया उस केस को जिस तरह करना चाहिए था। लेकिन ये तो खैर एक तनकीद है, जो तनकीदी नजर से लोग देखते हैं वो करते हैं। ऑनरेबल कोर्ट यानी ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस, मुख्तलिफ बेंचेस के रिमार्क्स भी हमने एक्यूमुलेट जो नैब खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस के हवाले से मुख्तलिफ औकात में आते रहे। मिसाल के तौर पर 11 सितंबर 2019 को जहां ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे वहां पेशावर हाई कोर्ट के कि ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में नैब का वजूद ही नहीं है। इसी तरह 18 सितंबर 2019 को नैब खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ मीडिया पर मुतहर्रिक है। ये 2 रुकनी बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का जिसने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इट इज ओनली एक्टिव इन मीडिया नैब खैबर पख्तूनख्वा। और फिर जस्टिस कैसर रशीद ने नैब के ऊपर कहा कि नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी अमली तौर पर प्रैक्टिकली जीरो है खैबर पख्तूनख्वा में। और यह भी कहा कि एक प्रोसिक्यूटर को हायर नहीं कर सकते जो केस को डिफेंड कर सके। ये सवाल भी उठा। मैं आरिफ चौधरी साहब आपसे पूछूंगा कि जैसे 4 सितंबर 2018 को BRT वाला मामला था, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आए, क्या नैब ने सही तरह परसू किया इसको, यानी अपील और तमाम चीजें जिस तरह विगरसली होता दूसरे केसेस में, क्या इस तरह हुआ? चौधरी साहब ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि होना ये चाहिए। मैं आपको एक अर्ज करूं कि अगर किसी हुकूमत पर या किसी इदारे पर एतराज़ात उठते हैं तो सबसे पहले वो खुद जवाब देता है। और जिस तरह यहाँ कहा जाता है अदालतों के बारे में कि वो फैसले बात नहीं होते जल्दी, बड़ा बैकलॉग है, तो वो अदालतें कहती हैं कि जी हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स है। या तो चेयरमैन साहब जो है वो खुद ये बता देते कि उनके पास टीम नहीं है, उनके पास वो वसाइल नहीं है और उन्हें इस तरह की मसाइल का सामना है, तो फिर तो बात बनती थी कि चलो जी उनकी दुश्वारियों का। जब वो नहीं बताते तो फिर इस तरह के केसेस में वाइट पेपर छपते हैं। यानी अब तक नैब की कारकर्दगी जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरह के रेफरेंसेस दाखिल किए गए, जिस तरह अदालतों के अंदर प्रोसिक्यूटर पेश हुए, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि आपका प्रोसिक्यूटर जाके खड़ा होके अदालत में मजाक कर रहा है कि जी ये आप गूगल से ये तलाश कर लें इसका जवाब, और फिर कोई तैयारी किसी की नहीं होती। तो मैं ये समझता हूं कि आपने सबसे पहले अगरमा परवरी अपने घर से खत्म चुके नहीं की, और वो लोग जिनकी वाबस्तगियां भी कहीं और थी और कॉम्पिटेंस भी जो है वो शक व शुबा से बालातर नहीं है, वो आपके साथ मौजूद है। तो फिर उसका नतीजा यही है। और फिर ये बात भी बिल्कुल सामने आ रही है कि भाई आप 2-2 साल से अगर वहां केसेस मौजूद है, वही अरसा आपको हुआ है दूसरे केसेस को पिक एंड चूज करते हुए। अगर आप थोड़ा सा इंसाफ इस मामले में करते, 2 केसेस अगर आप पकड़ते अपोजिशन वालों के, तो 2 केसेस जो है वो गवर्नमेंट के पकड़ लेते, तो या गवर्नमेंट का कम अज कम एक ही पकड़ लेते और 7 लोगों को पता चलता कि जनाब ये देखें ये तो इवन हैंडेडली सब कुछ हो रहा है, तो बात समझ आ रही थी। लेकिन अब तक आपने कुछ किया नहीं है। उससे पाकिस्तान का हर शख्स जो है, इवन अदालतें, अब आप अदालतों को तो खुद जानते हैं कि आप जज रहे हैं,
अदालतें तो गैर जानबदारी से फैसला करती है। जो उन्होंने आपके बारे में अब तक कहा है इस पे भी आप पे असर नहीं होता, इसके बाद भी आपको अपने घर को दुरुस्त करने की जरा सुझाई नहीं देती बात। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अपने इस अमल पे गौर करें और जो कुछ हो रहा है, जो तनकीद हो रही है, उस तनकीद को अगर इस सिंपल अल्फाज में मैं आरिफ साहब रखूं, फारूक हमीद साहब, ये जो नाम है इस इंक्वायरी रिपोर्ट में, ये मालन जब्बा की इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे हाथ में है, तो ये बड़े बड़े नाम है जो अभी मौजूदा हुकूमत में है। फारूक हमीद साहब, ये वजह है क्या? अगर स्टेट अल्फाज आपसे पूछूं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं हमने खैर पख्तूनख्वा का नैब कह रहा है हम तो ऑर्डिनेंस, हम तो ये रेफरेंस भेज चुके हैं, बना के कंप्लीट 1 हफ्ते में मंजूर हो जाएगा ईवीएम। तो सर ईवीएम पर बैठता है इजलास, वो मंजूर नहीं, आप खुद नैब लाहौर में रहे, ये बड़े नाम वजह है क्या फारूक हमीद साहब? देखिए ऐसे होना नहीं चाहिए, ये तो मैंने आपको कहा है कि फिर ये नैब के खिलाफ जाता है। पर ऑनरेबल जजेस जब अपने एडवर्स कमेंट्स देते हैं अपने मुख्तलिफ केसेस में नैब के खिलाफ और नैब की कारकर्दगी पे, तो फिर वो इसका मतलब वो बिल्कुल सही कहते हैं। और यहाँ पे देखें, चाहे परवेज खटक साहब हों, वो पहले उनके दौर में ये काफ़ी प्रोजेक्ट्स शुरू हुए थे, अगर अब वो फेडरल मिनिस्टर हैं, उनका नाम मालम जब्बा के साथ बड़ा एसोसिएट किया जाता है वगैरह। तो देखें ये बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि चेयरमैन नैब ने जो कहा है ना कि हम केस देखते हैं फेस नहीं, मेरा ख्याल है केपी में वो फेस देख रहे हैं, केस नहीं। पहली बात ये। दूसरा ये कि आपने कहा कि नैब केपी जो है वो तो केपी में नजर ही नहीं आता। मेरी नज़र में तो सिर्फ नैब लाहौर है, ये नैब रावलपिंडी है जो कि डिलीवर कर रहे हैं और जो एक्चुअली लग रहा है कि वो एहतसाब के प्रोसेस को आगे लेके चल रहे हैं। नैब कराची हो, नैब बलूचिस्तान हो, नैब केपी, इनकी तो कोई खबर ही नहीं आती, हमें तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है और कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखें, ये भी ऑनरेबल जजेस को देखना पड़ेगा कि ये जो स्टेज हो जाते हैं और फिर स्टेज चलते हैं, इतने इतने महीने चलते हैं, इनका भी कोई टाइम लाइन, इनके भी कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। एक बात ये फारूक साहब बता दें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है बताना कि नैब कराची जो है और नैब केपी में भी अरेस्ट नहीं हुए कोई बड़े, यानी यहाँ नैब कराची में जाता मेरे इल्म में है तो फिजाइया हाउसिंग स्कीम में 1-2 अरेस्ट हुए, इसके अलावा नैब कराची में भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ रिसेंटली। तो इसका मतलब क्या ये जो अरेस्ट ना करने की स्ट्रैटेजी होती है ये भी हो सकती है कि लीगली वो चाहते हैं केस ना स्ट्रांग हो, फिर वो किसी को गिरफ्तार करें, तो और अगर वो नहीं करते अरेस्ट तो फिर ये होता है कि कुछ कर नहीं रही नैब। तो आप बीइंग अ नैब ऑफिशियल आपको क्या लगता है कि ये कैसे बैलेंस स्ट्राइक डाउन होना चाहिए इसका? नहीं देखिए ये गलत है ना, तो चेयरमैन नैब की जिम्मेदारी है कि वो देखें चेयरमैन नैब कि जनाब कैसे कौन सा नैब जो है रीजनल नैब वो डिलीवर नहीं कर रहा। नैब सखर तो एक ही लगता है कि वो अब तक खुर्शीद शाह साहब वाला केस है उसमें ही वो फंसे हुए हैं, वो भी देख लें कितने महीने हो गए खुर्शीद शाह साहब को जेल में, लेकिन अभी हमने कोई रेफरेंस की कोई ऐसी खबर नहीं सुन रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और एक और मैं बात कहूँ, देखिए ये केपी में एक माइंडसेट बड़ा मुख्तलिफ है। अगर आपको याद हो आज से 4-5 साल पहले इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, इंडिपेंडेंट एहतसाब कमीशन वहां पे बना था जिसने वाकई पकड़ धक्कड़ काम शुरू कर दिया था। लेकिन फिर ये जो पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई के केपी में गवर्नमेंट में उस वक्त के, और ये अपना परवेज खटक वो द चीफ मिनिस्टर, इन लोगों ने उसको सैबोटाज किया। इन्होंने इंडिपेंडेंट कमीशन के आगे जो है वो TORs और इस चक्कर में डाल के रोड़े अटकाए और वो पूरा प्लान जो है वो स्कैटल हो गया, जिसपे आज भी इमरान खान मानते हैं उस बात को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कि हाँ वो एक गलत काम हुआ था, वो एहतसाब कमीशन खत्म नहीं होना चाहिए था। तो आप देखें नॉर्मली केपी में एहतसाब का माइंडसेट जो है ना वो वहां पे, मैंने तो BRT को आप देख लें, एक रिमार्क दिया था उस वक्त फारूक मिर्जा ऑनरेबल जजेस का, आपने उन्होंने कहा कि खैर पख्तूनख्वा में नैब नजर नहीं आती। आपने बड़ी वैलिड बात की, आपने कहा ना कराची में नजर आ रही है, ना इस वक्त नजर आ रही है और ना इस वक्त खैर पख्तूनख्वा में नजर आ रही है। इमरान शफीक साहब साबिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब भी हमारे साथ। इमरान शफीक साहब, जो नैब की कारकर्दगी, अब इस पे फॉल्ट किसका है? ब्यूरो ऑफिस का फॉल्ट है, नैब ब्यूरो खैर पख्तूनख्वा का, कि वो तो कहते हैं हम रेफरेंस भेज चुके हैं, इस्लामाबाद आगे अप्रूव नहीं कर रहा। तो गलती किस पे, गलती पे कौन है यहाँ पर, स्लो कौन कर रहा है इस केस, इन केसेस को? इमरान साहब देखें सिफान साहब, इसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि चेयरमैन नैब जिस शख्सियत के गिर्द घूमता है वो कानून के मुताबिक नैब का जो चेयरमैन है वो है, ठीक है, और चेयरमैन नैब है और चेयरमैन नैब के नीचे एग्जीक्यूटिव बॉडी है नैब की EB, उसने इस तमाम चीजों के डिसीजन लेने होते हैं। अगर विल हो, अगर इरादा हो, अगर कुव्वत फैसला हो और नेक नियति हो कि मैंने एहतसाब जो है वो तमाम तरफ का करना है, किसी एक जानिब का नहीं करना, अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी है,
तो फिर आपको मालम जब्बा भी नजर आ जाता है, फिर आपको सारे केसेस नजर आते हैं। देखे ना, मीर शकीलुर रहमान का केस 37 साल पुराना तो निकाला गया और उसकी तफ्तीश जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल भी कर ली गई और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी से पहले कंप्लेक्टेशन की स्टेज पर ही उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। जहां आपने गिरफ्तारी करनी थी, जहां केस बनाना था, वहां आपने चंद लम्हों का भी तवफ़ुक नहीं किया और आपने वो काम कर डाले। लेकिन जहां आपने काम नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवाल उठाए हमने, लेकिन हम चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल से, जिनके अब तक अगर आप थ्रू ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इट हैज बीन ट्रेमेंडस। जो नंबर्स वो देते हैं और जो नंबर्स जो इस पर नैब की कन्विक्शन रेट हो या इस पर ओवरऑल रिकवरीज हो, तो उम्मीद रखते हैं कि ही विल डू समथिंग, क्योंकि केसेस जो नैब खैर मखतूनख्वा के जराए कहते हैं वो यहाँ से तो जा चुके हैं, इस्लामाबाद में आगे अप्रूवल नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़ा अहम सवाल है। हम जाते जाते इस प्रोग्राम में कंक्लूजन की तरफ आपको फिर से बताते चले, जो 3 अहम मेगा केसेस हमने उठाए, अब खैर पख्तूनख्वा के जराए से हमें जो पता चला वो ये मौकिफ था। हमें बताया गया कि मालूम जब्बा रेफरेंस तैयार है